सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्ट द ब्लैक एंड कलर्ड साउथ अफ्रीकन। अपार्थाइड क्या होता है? जो रंग भेद था ना, रंग भेद की जो पॉलिसी थी, उसको किस तरह से साउथ अफ्रीकन्स को, किस तरह से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े थे, कैसे उनको अफेक्ट किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साउथ अफ्रीका के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला हम ऑलरेडी साउथ अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो एक रंगभेद की जो नीति थी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ये हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो वही स्टार्टिंग हमारी इंट्रोडक्शन से रहेगी। इंट्रो के बारे में हम लिखेंगे कि द अपार्थाइड वॉज ए पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। कहाँ पर हुई थी? इन साउथ अफ्रीका, एंड दैट हैड मैनी नेगेटिव इफेक्ट्स, ओके, ऑन ब्लैक एंड कलर्ड, दोनों पर ही जो है हुआ था, इनका नेगेटिव इफेक्ट हुआ था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ओके। लिविंग कंडीशन के बारे में, लिविंग कंडीशन, किस तरह से वो लोग जीवन जी रहे थे, या फिर रहने की उनकी किस तरह की रहने की स्थितियाँ क्या थी। तो जो ब्लैक, जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, उनको कहाँ पर भेजा गया था? जहाँ पर गरीबी थी, है ना, और इम्पोवरिश्ड एरियाज़ आप बोल सकते हैं, इम्पोवरिश्ड एरियाज़, ठीक है। क्यों भेजा गया था? क्योंकि उनके साथ हर तरह से भेदभाव हो रहा था। सच एज टाउनशिप्स एंड रूरल होमलैंड कोल्ड, क्या बोलते थे उनको? तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ब्लैक दक्षिण जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, उनको गरीब क्षेत्रों में भेजा जाता था जहाँ बहुत गरीबी होती थी, जैसे कि टाउनशिप, और जो कुछ ऐसी रूरल जगह होती थी जिनको क्या बोलते थे? बंटुस्तान बोलते थे। तो ये जो क्षेत्र होते थे ना, ये प्राय क्या होते थे यहाँ पर, क्यों भेजा जाता था? और इन एरिया में क्या होती थी? बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया होते थे, और कोई मतलब किसी प्लानिंग से अनप्लैन्ड जगह थी, अनप्लैन्ड एरियाज थे ये, कोई मतलब प्लानिंग से नहीं बनाए हुए थे, घर प्लान्ड नहीं थे, यूँ ही बस जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो गई, अनियोजित रह गए, कोई सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, ऐसी जगह पर उनको भेजा गया था। तो ये उनकी लिविंग कंडीशंस थी। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे एजुकेशन के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में। सो जो ब्लैक और जो कलर्ड साउथ अफ्रीकन्स थे, उनको अलग अलग और असमान शिक्षा का प्रावधान उनके लिए किया था, मतलब ए सेपरेट एंड अनइक्वल एजुकेशन, ठीक है, सेपरेट और अनइक्वल एजुकेशन। देन थर्ड पॉइंट लेबर के बारे में लिखेंगे, लेबर, ओके। सो लेबर के बारे में आप लिखेंगे कि द ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वर फोर्स्ड, दे वर फोर्स्ड, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, टू वर्क इन सर्टेन जॉब्स, कुछ ऐसी जॉब्स थी जहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, और उनको जो मेहनताना होता था वो भी कम दिया जाता था, अंडरपेड, ठीक है। एंड दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी अ पास, ठीक है, उनको काम पर जाने के लिए एक पास उनके लिए कंपल्सरी होता था, जिसको बोलते थे डोम पास, डोम पास जिसको बोलते थे, ठीक है। टू वर्क इन वाइट एरियाज़, मतलब अगर जो ब्लैक्स लेबर हैं उनको अगर काम करने के लिए कहीं जाना भी है, ठीक है, जो वाइट एरियाज़, ठीक है, वाइट एरियाज जो होते थे ना, वहाँ पर जाने के लिए उनको पास बनवाना पड़ता था, जिसको डोम पास बोलते थे। इफ़ दे वर फाउंड विदाउट ए पास, ठीक है, दे कुड बी अरेस्टेड और सेंट बैक टू देयर ब्लैक एरियाज। मान लो जहाँ पर गोरे लोग रहते हैं, वहाँ पर इनको काम करने के लिए जाना है, लेबर्स को पास नहीं है उनके पास या खो गया, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और वापस उनको अपने ही एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर वापस भेज दिया जाता था, ठीक है। तो मतलब जो एक जीवन जीने के लिए जो लेबर काम जो करेगा, उस काम करने के लिए भी कितनी बंदिशें उन पर लगा दी गई थी। फिर फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि फैमिली लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ कैसी थी उनकी। सो द एनफोर्स्ड माइग्रेंट लेबर जो थे ना, सिस्टम डिस्टर्प्टेड देयर फैमिली लाइफ, कि जो एक प्रवासी श्रम प्रणाली होते हैं जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी ना इनका जो जीवन था वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया था,
ओके, फैमिली लाइफ भी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन्स जो है थे वो उनको एक एनफोर्स्ड माइग्रेंट लेबर की लाइफ उनको मिली हुई थी। जो माइग्रेंट लेबर अगर रहेंगे, अगर किसी की लाइफ एज अ माइग्रेंट लेबर, मतलब एक लेबर जो एक देश से दूसरे देश माइग्रेट होते रहते हैं, तो उससे जो पूरा जीवन है वो तो एक अस्त व्यस्त हो ही जाएगा ना। 5th पर चाइल्डहुड लिख देंगे आप। चाइल्डहुड के बारे में बता देना कि चाइल्डहुड मलनरिश्ड था, ठीक है, और देर जो बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट था और जो बिहेवियर इफ़ेक्ट था, वो दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी। मतलब ये था कि जो बच्चों का चाइल्डहुड था, जो बच्चे थे वो किस तरह से बड़े हो रहे थे। मल न्यूट्रिशन की समस्या थी, ठीक है, मल न्यूट्रिशन हो गया, और जो जिसकी वजह से क्या था कि जो ब्रेन डेवलपमेंट था उनका वो प्रॉपर नहीं हो रहा था, और जिसकी वजह से क्या चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही थी, उनका बिहेवियर, ठीक है, जो बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा था। क्योंकि जब ब्रेन ही पूरा अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो बिहेवियर तो फिर वो इफ़ेक्ट हो गई। क्योंकि अब जैसे तुमने बच्चे देखे होंगे, कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर, और जो बच्चे जिनका प्रॉपर ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है तो उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, इरिटेटिंग होते हैं, मारते हैं, चीखते हैं। तो इस तरह से आप यू कैन डिफ्रेंशिएट। ओके, सो इसमें आप 6 पॉइंट में यहाँ पे लिख देती हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पर लैंड ओनशिप। लैंड ओनशिप मतलब क्या, उनकी अपनी कोई ज़मीन होती थी, जैसे लोग अपनी अपनी ज़मीन खरीद के अपना घर बनाते हैं। तो ब्लैक जो थे ना, ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड। मतलब कि जो ब्लैक अफ्रीकन थे उनको अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था, ठीक है, ये यहाँ पर लिख देंगे। फिर एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, कि इसका जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या पड़ा था इन सारी चीज़ों का। सो ये जो रंगभेद की नीति थी, अपार्थाइड हैड ह्यूमिलेटिंग इफेक्ट्स ऑन ब्लैक और साउथ अफ्रीकन्स एंड इंड्यूस्ड एरोगेंस इन वाइट साउथ अफ्रीकन्स। जो वाइट साउथ अफ्रीकन्स थे उनमें एक तरह का एरोगेंस आ गई थी, और ये जो ब्लैक थे इनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता था उसके साथ साथ उन पर अपमानजनक प्रभाव पड़ा था इनका, ठीक है, इस चीज़ का। और जो हाँ, जो ब्लैक थे उनमें तो फिर ईगो आना ही था। सो ये सारे पॉइंट हो गए। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। सो आप थोड़ा सा इसमें ये भी बता सकते हो कि जो रंगभेद था ना, जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, ये 1948 से कब तक लागू रही थी, 1994 तक, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मेंशन कर देना, इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेट्स डालते हो ना तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है ओवरऑल पेपर पर। सो लेकिन ये लागू था, ये जो रंगभेद वाला जो अपार्थाइड वर्ड था, ये 1948 से 1994 तक लागू रहा था। और इस शब्द को जो अफ्रीकी जो लिटरेचर है उसमें पृथक्करण या अलग होना मेनली ये बताते हैं। मतलब जो साउथ अफ्रीकन लिटरेचर है ना, उसमें जो रंगभेद है इसको एक तरह से अलग होना बताते हैं। मतलब इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। बट रंगभेद तो रंगभेद ही है, तो कोई भी समझ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जुलाई पीपल से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो क्रिटिकली इंटरप्रेट द प्लॉट ऑफ जुलाई, इसके बारे में बात करें तो इसके सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ये क्वेश्चन आपको आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसके ना समरी पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। समरी पे ही बेस्ड इसके क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, देखो, क्रिटिकली इंटरप्रेट करना है कि जो जुलाइज पीपल जो एक नॉवल है, इसके बारे में जो राइटर हैं, ठीक है, राइटर का भी नाम लिख देना आप, उनका जो ये जुलाई पीपल है इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्रिटिकली बताना है, ठीक है। क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे और कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों की आलोचना की जा सकती है, ठीक है, वो पॉइंट्स आपने देखने हैं। और उसके लिए आपको बस समरी पढ़ लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू इस क्वेश्चन का मिल जाएगा और आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसकी तो आप समरी पढ़ के जाना। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी इस क्वेश्चन के लिए कि जुलाइज पीपल जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे भी स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको करके जाना। समरी पढ़ लेना, इसकी समरी पढ़ लोगे तो आपको हर कैरेक्टर का जो है सारा विवरण, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी प्लॉट हैं वो भी सारे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मेनली तो जो इसका प्लॉट था वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि
ये जो नॉवल है इट इज़ सेट ड्यूरिंग ए फिक्शनल वॉर, ठीक है, एक फिक्शनल वॉर के बारे में ये जो नॉवल बनाया गया है, इन विच क्या है कि जो जिसमें ब्लैक जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो वॉयलेंटली ओवरटर्न्ड द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, मतलब जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ वो किस तरह से मतलब अपने आप को तैयार करते हैं और वॉयलेंटली जो है उस चीज़ का सामना करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंड द स्टोरी ऑल्सो फॉलोज द स्मेल्स अ लिबरल, ठीक है, वाइट साउथ अफ्रीकन फैमिली who were forced to flee Johannesburg to the native village of their black servant जुलाई। ये जो जुलाई नाम है ये इनका ब्लैक सर्वेंट है जो एक वाइट फैमिली है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की, उनको फोर्सफुली जो है जोहान्सबर्ग जाना पड़ता है, ठीक है। जोहान्सबर्ग से कहाँ जाना पड़ता है, जो जुलाई का जो नेटिव विलेज है, जो उसका अपना एक पैतृक गांव है, वहाँ पर उसका घर है, वहाँ पर इन जो वाइट फैमिली है उनको जाना पड़ता है फोर्सफुली। क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि एक फिक्स जो वॉर स्टार्ट हो गई थी, सिविल वॉर जो स्टार्ट हो गई थी ब्लैक और वाइट्स के बीच में, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये पूरी समरी आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सेम जुलाइस पीपल से आता है, नैंदिन गोर्डिमर इसके राइटर हैं, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। सो इसमें भी यही पूछा है कि क्रिटिकली इंटरप्रेट द प्लॉट ऑफ जुलाइस पीपल एंड डिस्कस द डायस्टोपियन विजन इन द राइटिंग ऑफ नैंदिन गोर्डिमर। मतलब ये है कि देखो ये हाफ क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। तो ये आपको क्वेश्चन जो है दो तरीके से भी पूछा जा सकता है, या तो आधा आधा पूछ लिया जाएगा जैसे ये ऊपर पूछ लिया गया था, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो इसके राइटर हैं उनके बारे में भी, जो उनका विज़न है, जो एक डायस्टोपियन विज़न है, डायस्टोपियन विज़न होता है एक निराशाजनक, जो उनका दृष्टिकोण है उनकी राइटिंग्स के बारे में, कौन है ये जो राइटर हैं, इनके बारे में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे भी जो ये आपके सामने है इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये फुल्ली इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन है जॉइंट करके आपके सामने दिखा दिया है कि या तो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा या फिर एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा डिस्कस द डायस्टोपियन विजन इन द राइटिंग ऑफ नैंदिन गोर्डिमर, ठीक है। 20 मार्क्स है, ये भी 20 मार्क्स का था और ये वाला भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हम अभी जो डिस्कस करने वाले, मैं इसको ना थोड़ा सा स्प्लिट कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डिस्कस द डायस्टोपियन विजन इन द राइटिंग्स ऑफ नैंदिन गोर्डिमर, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो नैंदिन गोर्डिमर है उनकी जो राइटिंग है दैट ऑफन फीचर्स अ डायस्टोपियन विजन ऑफ द अपार्थाइड रिजाइम एंड इट्स आफ्टरमैथ। मतलब जो एक नस्ल भेदी जो एक आंदोलन चला था, या आप कह सकते हैं कि इनका जो राइटिंग है इनमें अक्सर जो रंग भेदी शासन जो होता है, ठीक है, और उसके बाद की स्थिति जो होती है ना कहीं पर भी, वो जो दृष्टिकोण होता है वो देखने को मिलता है इनकी राइटिंग्स में। मतलब एक तो नस्ल भेद, उनका शासन जो नस्ल भेदी शासन होता है, और उसके बाद की स्थिति का एक निराशाजनक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उनके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। पहले इंट्रोडक्शन लिख देना एज ऑलवेज। फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा जुलाइस पीपल, ओके, जुलाइस पीपल के बारे में लिखेंगे, इस पॉइंट में लिखेंगे दिस 1981 में ये नॉवल आया था, ठीक है। दिस नॉवल यूजेस अ फ्यूचरिस्टिक नैरेटिव, ठीक है, एक भविष्यवादी दृष्टिकोण नैरेटिव रखता है टू क्रिटिक अपार्थाइड एंड इमेजिन अ पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका। मतलब ये है कि ये जो उपन्यास है जो 1981 में लिखा गया था, इसमें रंग भेद की आलोचना करना, और रंग भेद के बाद जो साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका की जिस तरह से कल्पना की गई थी कि इस रंग भेद का जब शासन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अफ्रीका कैसा होगा, उसकी जो कल्पना करने के लिए ना एक तुम इसको बोल सकते हो एज अ भविष्यवक्ता के रूप में इस कहानी को यूज़ किया गया है, ठीक है। जो गार्डिमर हैं वो श्वेत जो लोग थे उनके पाखंड को उजागर करता है, और जो पावर के अंदर, जो सत्ता के अंदर जो चुनौती देने के लिए जो विडंबनाएं होती हैं, जो प्रतीक होते हैं, जिन चीज़ों का जो चैलेंजेस होते हैं आप बोल सकते हो, ठीक है, और जो हिपोक्रेसी होती है पावर में, उन चीज़ों को क्या करती है, एक्सपोज करती है,
ठीक है. सो दिस नॉवल ऑल्सो एक्सप्लोर्स द एम्बिवेलेंट कंडीशंस ऑफ लाइफ. कहाँ पर? इन साउथ अफ्रीका आफ्टर अपार्थाइड एंड द फियर एंड अनसर्टेनिटी दैट प्रीवेल्स. मतलब ये है कि उपन्यास में ये भी चीज़ें बताई गई हैं कि रंगभेद के बाद जो दक्षिण अफ्रीका में जो जीवन की जो दुविधापूर्ण स्थिति हो गई थी, ठीक है, उसको उन स्थितियों को और जो भय, जो एक तरह का डर व्याप्त हो गया था और एक तरह की अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता का भी वर्णन किया गया है. ठीक है, तो आप सीधे सीधे यही बोल सकते हो कि इसमें जो नॉवल है ये एक्सप्लोर करती है उन चीज़ों को जो एम्बिवेलेंट कंडीशन हो गई ऑफ लाइफ इन साउथ अफ्रीका आफ्टर जो नस्ल भेद की जो वो जो था एक सिचुएशन थी उसके बाद, एंड द फियर एंड अनसर्टेनिटी दैट प्रीवेल्स. ओके, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. ओके, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. इसके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे कि जो गार्डिमर हैं उन्होंने 2012 में भी एक जो दक्षिण अफ्रीका की जो वर्तमान व्यवस्था है उस पर भी एक आलोचनात्मक विवरण करता है. मतलब इन्होंने एक और अपना नॉवल लिखा है 2012 में, उसमें भी उन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका की जो अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर जो शासन व्यवस्था है उसकी भी एक आलोचनात्मक इन्होंने एक पूरा नॉवल लिखा है. ठीक है, इसके बाद गार्डिमर के आप अदर जो उन्होंने राइटिंग्स करी हैं उनके बारे में भी लिख देना, उनका रेफरेंस दे देना कि गार्डिमर्स अदर वर्क्स. ठीक है, अदर वर्क्स करके एक टॉपिक आप हेडिंग बना सकते हैं. ठीक है, राइटर का नाम लिख देना और उनका अदर वर्क्स. तो इसमें क्या लिखेंगे कि मैं लिख देती हूँ. ठीक है, सो ये 3 जो बुक्स हैं इनके बारे में आप बता देना. उनकी जो हाउस गन है, एक हाउस गन है जो 1998 में आई थी, दैन द पिकअप 2001 में आई और गेट अ लाइफ 2005 में आई है. तो इन्हीं किताबों में जो है जो वॉयलेंस हुआ था, जो एक विदेशी जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे अदर कंट्रीज़ के साथ, और जो गवर्नमेंट में जो करप्शन है उन चीज़ों को जो वाइट पीपल थे, ठीक है, जो वाइट पीपल थे ना, उनको एज ए पर्सोनिफिकेशन करके उनके माध्यम से इस वर्ग की जो उदासी है उसका पता लगाती है. मतलब कहने का है कि जो तीनों बुक्स हैं इनमें हिंसक अपराध जितने भी हुए उस टाइम, और जो जितने भी तरह के द्वेष थे, क्लेश थे, जो लड़ाइयाँ थी, आपसी कन्फ्लिक्ट थे, और जो सरकारी भ्रष्टाचार के सामने जो था एक श्वेत मध्यम वर्ग, ठीक है, इसको मैं मध्यम वर्ग लिख देती हूँ, जो श्वेत मध्यम वर्ग की उदासी, उनका भी तो पता चलता है ना. तो ये सारी चीज़ें अपनी बुक में उन्होंने बताया है. इसके बाद गार्डिमर जो है अपनी पीढ़ी की जो उस टाइम की जो है एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल जो है कि वुमेन राइटर रही हैं, और उन्होंने द कंजर्वेशनिस्ट और बर्गर्स डॉटर और जो जुलाइज पीपल के लिए उनको बुकर प्राइज़ भी मिला है, और सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी लिटरेरी अवार्ड भी मिला है इनको. तो ये सारा आप इनके बारे में बता सकते हो. ठीक है, इसके बाद कंक्लूज़न कर देना. कंक्लूज़न ज़रूर लिखना, चाहे तुम 5 लाइन का लिख के आओ, ये ज़रूर लिखना. ठीक है, नेक्स्ट देखते. सो हमेशा की तरह सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना. तो द गर्ल हु कैन, ये एक नॉवल है जो 20 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है. ठीक है, द गर्ल हु कैन रिटन बाय अमातो आइडो. ठीक है, ये है हमारा. तो हमें इम्पोर्टेंस बतानी है स्टोरी टेलिंग की. जो कहानियाँ सुनाते हैं ना, कहानियाँ जो बचपन में सबने सुनी होती हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग ओरली, जैसे तुम मुझे सुन रहे हो ना, जैसे हमारे दादी नानी सब कहानियाँ सुनाते आए हमें, तो उस चीज़ का महत्व बताना है आपने, इम्पोर्टेंस बताना है कि कहानी सुनाने का क्या महत्व है, जिसमें कोई पिक्चर नहीं दिखानी है, कुछ नहीं दिखाना, बस बोलना है और दूसरे को सुनना है. इस चीज़ की बतानी है इम्पोर्टेंस. तो पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रिजर्विंग ओरल ट्रेडिशन. ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि द स्टोरी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग एज ए कल्चरल प्रैक्टिस. ठीक है, एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी है उसके कंटेक्स्ट में क्या है कि जो ग्रैंड मदर है वो अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए क्या बताती है, वो जो उसके पास जितना भी ज्ञान है, शी पासिस डाउन विजडम
cultural values and traditions that are important for understanding who they are as a community. वो ये बताती है अपने स्टोरीज के ज़रिए. और स्टोरी टेलिंग इन दिस सेंस इज़ अ वे ऑफ कीपिंग द पास्ट अलाइव. कैसे? जैसे कहानियाँ सुनते हो तुम, ठीक है, कोई भी कहानी सुनते हो, राजा महाराजाओं की जैसे सुनते हैं, या फिर जो फ्रीडम मूवमेंट की जो कहानियाँ सुनते हो तुम लोग, या फेरीज़ की हो गई, कोई भी कहानी सुनते हैं ना, तो जो भी हम उस कहानियों के ज़रिए ना हम अपने पास्ट को, कहानियाँ क्या होती हैं, जो पास्ट में जो चीज़ें हो गई वही तो स्टोरीज बनती है ना, उन्हीं को तो हम प्रेजेंट में सुन रहे होते हैं. तो एक तरह से हम उन चीज़ों को, अपने इतिहास को ना अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं, एंड इंश्योर करते हैं दैट कल्चरल हेरिटेज एंड फैमिली हिस्ट्री आर नॉट लॉस्ट. ओके, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होती है इसकी. सेकेंड होगा कन्वेइंग विजडम, लिख सकते हैं आप, ठीक है, कन्वेइंग विजडम. इसमें आप लिखेंगे कि जो यंग गर्ल है ना, इस स्टोरी की जो यंग गर्ल है, द बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टोरी हर ग्रैंड मदर टेल्ड. जो उसकी मदर, जो ग्रैंड मदर उसको कहानियाँ सुनाती है ना, उससे उसको क्या फ़ायदा होता है. थ्रू दीज स्टोरीज, जो जितनी भी कहानियाँ उसकी जो ग्रैंड मदर्स को सुनाती हैं, तो उसमें होता क्या है कि द विजडम ऑफ प्रीवियस जनरेशन इज़ इम्पार्टेड. हाउ? बाय ऑफरिंग बोथ गाइडेंस एंड क्वेश्चन. ठीक है, एंड दिस इंटरजनरेशनल एक्सचेंज इज़ अ वाइटल इन शेपिंग द प्रोगेनोजिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ herself and the world around her. Okay, so grandmother stories are a way of nurturing and providing strength. What strength? They offer a connection between past experiences और present challenges. तो एक तरह से ना ये जो एक जनरेशन विजडम कह सकते हो आप, या एक पास्ट जनरेशन का और जो फ्यूचर जनरेशन का, या जो प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, उनके बीच में ना किस तरह से विजडम का, कल्चर का और अपनी हेरिटेज का और जो चैलेंजेस का एक आदान प्रदान होता है ना, वो हमें फ़ायदा मिलता है स्टोरी टेलिंग से. क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनका जो वो अपने अनुभव के ज़रिए, जो लाइफ लॉन्ग उनको अनुभव हुए हैं, वो अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए किनको बताते हैं, जो प्रेजेंट में जो जनरेशन है उनको वो बताते हैं, और जो प्रेजेंट वाली जनरेशन है वो उन चीज़ों के माध्यम से अपना जो उनका अनुभव है वो जो ओल्ड जनरेशन है उनके साथ साझा करते हैं. तो एक तरह से जो एक विजडम है वो कन्वे हो रहा है दोनों जनरेशन्स के बीच में. थर्ड पार्ट हम लिखेंगे बिल्डिंग कैरेक्टर और आइडेंटिटी. इसमें क्या बताना है आपने कि जो ग्रैंड मदर हैं उनके जो व्यूज़ हैं, दोज व्यूज़ रिफ्लेक्ट्स हर ओन लाइफ. बेसिक सी बात है, जब आदमी कुछ कहानी सुना रहा होता है तो उसमें उसके अपनी लाइफ के अनुभव ही होते हैं. हर जर्नी इज़ मार्क्ड बाय मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. जो इस कहानी में जो जो मोमेंट दिखाए गए हैं, जो जर्नी दिखाई गई है, वो उस लेडी की अपनी सेल्फ डिस्कवरी है. इस पैरेलल द स्टोरी शी हैज़ हर्ड. मतलब जो लेडी है उसने अपने बचपन में जो कहानियाँ सुनी होंगी वही तो सेल्फ डिस्कवरी है ना, और उन्हीं स्टोरीज़ को वो पैरेलली जो अदर स्टोरीज़ हैं उनके साथ वो मिक्स करके स्टोरी सुनाती है. शी ऑल्सो द एक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग अलाउज हर. ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये उसको अलाउ करता है टू बेटर अंडरस्टैंड हर ओन आइडेंटिटी. ओके, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ हर प्लेस within her family and the broader societal context. Okay, so these story functions as mirrors. जो जितनी भी कहानियाँ होती हैं ना, ये एज ए मिरर की तरह काम करती है. क्यों करती हैं? टू हेल्प द protagonist to see her own struggle and ambitions as part of larger narrative about womanhood, education and personal freedom. मतलब जो लेडी अपनी कहानियाँ सुना रही है ना, जो लड़की को कहानी सुनाती है, उसके साथ साथ उन स्टोरीज़ में वो अपना भी एक नारीवाद को भी देखती है थ्रू जो एक लार्जर नैरेटिव जो होता है. वुमनहुड हो गया, उसकी एजुकेशन हो गई, उसकी अपनी पर्सनल फ्रीडम हो गई, उन चीज़ों को भी वो इन कहानियों के ज़रिए उनके कांटेक्ट में आती है और उनसे कोरिलेट कर पाती है अपने आप को. ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप चैलेंजिंग
किसको चैलेंज करती है? सोसाइटी को और उसके नॉर्म्स को। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसमें क्या है कि कई ऐसी बातें आती हैं इस कहानी में, जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो इन मैनी वेज जो है, जो द गर्ल हु कैन दिस ऑल्सो क्रिटिक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड इन वुमेन। मतलब जो एक औरत के लिए जो एक सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स जो डिसाइड कर दिए गए हैं, उसके लिए भी वो एक आलोचनात्मक दृष्टि रखता है ये नॉवल। पर्टिकुलरली क्या होता है? रिगार्डिंग एजुकेशन और जेंडर लॉज। ठीक है, मेनली एजुकेशन और जेंडर के बारे में ये कहानी जो है बताती है। एंड थ्रू स्टोरी टेलिंग, ये जो कैरेक्टर है दैट रिफ्लेक्ट ऑन दिस नॉर्म्स एंड चैलेंज द लिमिटेशन दैट सोसाइटी ट्राइज टू इम्पोज ऑन दैम। और इन कहानियों के ज़रिए इन जो कैरेक्टर्स हैं, इनके ज़रिए ही ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरह से सोसाइटी ने जो लेडीज़ हैं, वुमन हैं, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लाद दी हैं या कुछ चैलेंजेस उनके सामने रख दिए गए हैं। तो स्टोरी टेलिंग बिकम्स अ मीन्स ऑफ रेसिस्टेंस, स्पेशली व्हेन द ग्रैंडमदर टेल्स स्टोरीज दैट क्वेश्चन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ऑफरिंग अ काउंटर नैरेटिव टू द डोमिनेंट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है किस तरह से कहानी के ज़रिए एक फीमेल जो है वो किस तरह से सोसाइटी को चैलेंज करती है, उसके नॉर्म्स को चैलेंज करती है, किस तरह से उन पर लाद दिया जाता है एजुकेशन को लेकर, जेंडर लॉसेस को लेकर। ठीक है, 5th पॉइंट में हम लिखेंगे एम्पावरिंग द प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, सो द प्रोटोगोनिस्ट एबिलिटी जो होती है टू टेल हर ओन स्टोरी, इनकी एक खासियत ये होती है कि वो अपनी कहानी बताते हैं। ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, मतलब एक तो इनकी काबिलियत होगी कि वो अपने बारे में अपनी कहानी खुद बता देते हैं, और एक तरह से उनको अंदर से ना एम्पावरमेंट भी करता है। एज शी नेविगेट द चैलेंजेस ग्रोइंग अप, कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही होती है, पर्टिकुलरली एज ए यंग गर्ल इन ए सोसाइटी। ठीक है, एक सोसाइटी में जब एक यंग गर्ल, जो एक लड़की होती है, जो वो यंग हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है, तो उसके साथ साथ उसको कुछ रिजिड एक्सपेक्टेशंस जो समाज उन पर लाद देता है, वो उनको झेल रही होती है, उनका सामना कर रही होती है। एंड शी ऑल्सो कम टू रियलाइज द पावर ऑफ हर ओन नैरेटिव। उसके साथ साथ क्या होता है ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को भी रियलाइज़ कर पाती है, और वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है उस चीज़ को भी वो समझ पाती हैं। तो हर स्टोरी एज शी अंडरस्टैंड्स इट इज़ वन ऑफ द डिफाइंस अगेंस्ट कल्चर नॉर्म्स दैट लिमिट हर पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग बिकम्स अ मीन ऑफ असर्टिंग एटोनमी एंड आइडेंटिटी। 6th पॉइंट लिखेंगे आप सिम्बॉलिक रिसर्च रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ, मैं छोटा लिख देती हूँ उसमें, स्ट्रगल फॉर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाना, उसके लिए भी तो संघर्ष करना पड़ता है ना। सो ये जो जर्नी है उन जो ग्रैंड मदर है उनकी, ये जो जर्नी है ये रिफ्लेक्ट करती है द लार्जर स्ट्रगल ऑफ वॉइस एंड एजेंसी, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन इन अफ्रीकन सोसाइटीज़। ठीक है, तो बाय स्टोरी टेलिंग द प्रोटोगोनिस्ट नॉट ओनली रिक्लेम हर पावर बट गिव्स वॉइस टू अदर मार्जिनाइज्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसके बाद आप कंक्लूजन लिखते हैं ना, निष्कर्ष लिखते हैं ना इस स्टोरी के बारे में, स्टोरी की समरी लिख देना छोटी सी, बस ये निष्कर्ष हो जाएगा आपका। ओके, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्रेट द यूनिक ड्रामेटिक टेक्निक्स ऑफ घासीराम कोतवाल। 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। घासीराम कोतवाल पे किसी भी तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। सो इसके राइटर हैं विजय तेंदुलकर। ओके, विजय तेंदुलकर का ये एक नाटक है। ठीक है, इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। देखो, हमेशा की तरह इंट्रो लिख देना थोड़ा सा। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद आप इंट्रो में लिख देना कि विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल यूजेस अ वैरायटी ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक्स टू एक्सप्लोर कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड सोशल स्ट्रक्चर। क्या चीज़ें उठाते हैं वो अपने इसमें नाटकों में, कि जो
समकालीन मुद्दे और जो सामाजिक संरचनाएं हैं उनके लिए उनको उठाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर फोक थिएटर एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर ना सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं, हेडिंग्स लिख दिए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फोक थिएटर एलिमेंट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फोक थिएटर एलिमेंट क्या होता है कि जो राइटर हैं ही यूजेस फोक थिएटर एलिमेंट्स लाइक कौन कौन से होते हैं, सॉन्ग्स, ठीक है, डांसेस, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्शन। ओके, मतलब जो जितने भी ये चीज़ें होती हैं, सॉन्ग डांस वगैरह होते हैं, ये एक तरह से ना जो क्रियाकलाप होते हैं किसी भी तरह के, उनसे दूरी का एहसास कराते हैं। किसी भी नाटक में जब सॉन्ग्स डाल दिए जाते हैं, डांस वगैरह डाल दिया जाता है, तो इनसे जो है जो जितने भी जो एक नैरेटिव जो चल रहा होता है ना किसी भी सीन का, थिएटर एलिमेंट्स का, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो एक्शन जो होता है, एक्शन से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है ऑडियंस का। ह्यूमन वॉल में क्या है कि दिस द प्ले, जो प्ले होते हैं, ओपन्स विद अ लाइन ऑफ 12 सिंगिंग मैन दैट forms a human curtain which is used to indicate scene changes, ठीक है, and this also allow the play to be staged in variety of spaces including city stage और village green। मतलब ये कि जब नाटक की शुरुआत होती है ना, तो 12 जो है 12 पुरुषों का एक पंक्ति होती है, एक लाइन होती है, जो गाना वगैरह कुछ गाते हैं, तो एक तरह से ना वो कर्टेन बना देते हैं 12 मैन मिल के, ठीक है, जिसका यूज़ वो करते हैं किसी भी सीन को चेंज करने के लिए, कि वो सीन जो है वो चेंज किया जा रहा है, जैसे एक सीन से किसी दूसरे किसी और नेचर का सीन दिखाया जा रहा है। तो इससे ना क्या होता है कि नाटक को अलग अलग स्थानों पर जो वो उसको रचा जा सकता है, जैसे कि जैसे शहर दिखा दिया, कहीं गांव दिखा दिया, कहीं कंट्री अलग अलग दिखा दी, इस तरह से। तो ये जो ह्यूमन वॉल है, इसका यूज़ यही होता था कि सीन को चेंज कर देना, सीन का बेस चेंज कर देना, बैकग्राउंड चेंज कर देना। फिर है अब्यूजेस। तो दिस प्ले ऑल्सो यूजेस द तमाशा कन्वेंशन ऑफ अब्यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है, अब्यूजिंग लैंग्वेज में तमाशा को यूज़ करते हैं, तमाशा बोलते हैं ना कि क्या तमाशा लगा रखा है, इस तरह से। फिर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में तेंदुलकर यूजेस एन इनफ्लुएंसिंग रियलिज्म टू पोर्ट्रे द स्टार्क रियलिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। मतलब यथार्थवादी जो चित्रण है ना, वो तेंदुलकर ने अपने जो समकालीन समाज की कटु जो वास्तविकता को दिखाने के लिए एक अडिग यथार्थवाद का उपयोग किया है। और इसका उनका जो मोटो है वो दर्शकों को हंसाने रुलाने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, ठीक है। फिर है एस्ट्रिगेंट इफेक्ट्स। एस्ट्रिगेंट इफेक्ट में आप लिखेंगे कि दिस टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स हैं जो हम बात कर रहे हैं, तो दिस टेक्निक हेल्प्स द ऑडियंस टू डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द प्ले इमोशनली सो दैट दे कैन थिंक अबाउट रैशनली। मतलब ये जो एस्ट्रिगेंट इफेक्ट है, इस टेक्निक के ज़रिए ना जो लोगों को किसी भी प्ले से जो इमोशनली जुड़ जाते हैं ना, तो उनको उस प्ले से इमोशनली रूप से अलग होने में मदद करता है, ताकि वो उसके बारे में लॉजिकल सोच सके, ठीक है, ना कि इमोशनली उसके बारे में उससे जुड़ जाए, ठीक है। शॉर्ट क्रिस्प डायलॉग। तो नाटक में क्या होता है कि शॉर्ट, एक तो छोटे डायलॉग, ठीक है, बिल्कुल छोटे, जो 2-4 शब्दों में पूरा सेंटेंस बोल देते हैं, उस तरह का, और जो प्राय मजाकिया होते हैं, इस तरह के डायलॉग भी यूज़ किए गए हैं, ताकि जो है हल्कापन रहे नाटक में। फिर है जस्टापोजिशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इस टेक्निक के जरिए जो प्ले है, जो इसमें डायलॉग्स, वर्सेस, हाइम, लव, सॉन्ग, डांस, नरेशन एंड माइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करी गई हैं टू हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सोशल प्रेशर। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो यहाँ पर डिस्क्राइब हो गई हैं, इनको ध्यान से कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ख़त्म। एंड कल मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पेपर, और चलो टेक केयर, बाय बाय।